नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डीडीपी रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इंडिया पैवेलियन के हिस्से के रूप में एथेंस ग्रीस में आपको बताते चलें कि DEFEA 2025 में UPDIC की भागीदारी की शानदार शुरुआत हुई है। पैवेलियन का उद्घाटन यूपी के मुख्य सचिव IS मनोज कुमार सिंह और UPDA के CEO रुदेन टंडन IFS ग्रीस में भारत के राजदूत के साथ की है। उद्घाटन के तुरंत बाद में ग्रीस के रक्षा प्रमुख जनरल दिमित्रियोस चापिस ने पैवेलियन का दौरा किया है। कार्यक्रम के कुछ पलों को भावी पीढ़ियों के लिए कैद किया गया है। आपको बताते चलें कि एथेंस में जीफा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर यूपी की भागीदारी से शुरुआत भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के CS मनोज कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं और साथ ही ये कार्यक्रम भी काफी भव्य किया गया है और इसका आयोजन ग्रीस में किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की पावन जयंती है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए देश की वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थिति में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप, राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रनायक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों का स्मरण हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है। हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीना और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत की आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतवासी स्मरण करता है। उन सभी राष्ट्र नायकों का स्मरण करता है जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से इस राष्ट्र को एक नई संजीवनी मिली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का यह जन्मदिन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की ये जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ उनके मनोबल को सैन्य अधिकारियों और पूरी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो, मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके।
मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की। एक मूर्ति लखनऊ के इस चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी। मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में यहां उस समय मौजूद था, जब कल्याण सिंह जी के करकमलों से इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कराया गया था। और गोरखपुर में भी भव्य मूर्ति आज के रक्षा मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से हम लोगों ने उस मूर्ति का गोरखपुर में स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ मुझे फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस चौराहे को आगे से हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे के रूप में ही जानेंगे। के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महाराणा प्रताप का यह यशस्वी जो उनका व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए किस प्रकार का त्याग और बलिदान आवश्यक है, उसकी जो प्रेरणा देता है, यह प्रेरणा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी सदैव पाथे बने रहेगा। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो वहीं लखनऊ में IBJA कॉन्क्लेव लखनऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया है। ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है। और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए
उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी, उनमें से उत्तर प्रदेश था। न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था। दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था। और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हों, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेमएन ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा, जेमएन ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और उस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा राज्य है, और जो केवल अपने लिए ही नहीं, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य पे निर्भर करते हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसके लिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें,
जिसमें जेम एंड ज्वेलर्स का एक पार्क हम यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सके। ये संभावनाएं, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन के साथ उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां से मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव, और इस सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आवश्यक है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं से भी, अपने गृह विभाग को भी और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए, हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी का लक्ष्य पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने पीआरबी 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी पीआरबी वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर पीआरबी 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र 1 थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है और हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने हर जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित की है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर दी है, जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में रह रहा है, तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि देखिए, आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ही, आप भी लगवाइए अपने प्रतिष्ठान में। और अब तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते थे, डीवीआर लगाते थे, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो डीवीआर को सबसे पहले अपने कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए। और अब तो बिना डीवीआर के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगा सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी ऐसी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका अनावरण करने में वो योगदान दे सकता है। चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, चाहे वह आगरा की घटना रही हो, या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, अनावरण होने में अब कोई समय नहीं लग सकता है, क्योंकि यह तय है कि जिसने भी दुस्साहस किया उसके दुस्साहस को उत्तर प्रदेश पुलिस चकनाचूर कर सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर। और उस दिशा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि सीसीटीवी कैमरे की उस नई तकनीक का उपयोग हमें करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक, सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये। और दूसरा, जेम एंड ज्वेलर्स का कोई पार्क बन सकता है तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस दिशा में आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें तकनीक कौन हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ हमें गुजरना है, कैसे कौन सी डिजाइन के साथ यहां पे डिमांड है जेम एंड ज्वेलर्स की, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस दिशा में प्रदेश सरकार का भरपूर योगदान आपको प्राप्त होगा। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला